स्टूडेंट्स, जैसे कि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर 6। आई होप यू ऑल आर गुड एंड सेफ एट होम और अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है लैक ऑपेरॉन। लैक ऑपेरॉन, मैंने आपको ऑपेरॉन कैसा होता है, स्ट्रक्चर, उसके फंक्शंस, ऑपेरॉन किस में काम आता है, किसी जीन के एक्सप्रेशन का रेगुलेशन करने के लिए क्या काम में आता है ऑपेरॉन। और लैक ऑपेरॉन में जो लैक वर्ड है उसका मीनिंग है लैक्टोज। ठीक है, लैक का जो मीनिंग है वो क्या है, लैक्टोज। तो लैक ऑपेरॉन कैसे वर्क करता है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, किसी भी बॉडी को, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे वो इंसेक्ट्स हो, सबको अपनी बॉडी में वर्क करने के लिए क्या चाहिए रहती है, एनर्जी। वो एनर्जी हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से। एनर्जी बेसिकली हमें किससे मिलती है, ग्लूकोज से। लेकिन अगर ग्लूकोज एब्सेंट हो तो उसके एब्सेंस में हम किसका, लैक्टोज का फर्मेंटेशन, लैक्टोज फर्मेंटेशन से भी एनर्जी ले सकते हैं। लैक्टोज का जब फर्मेंटेशन होता है तो लैक्टोज क्या है, एक डाइसैकेराइड है। एक डाइसैकेराइड है जो कि अगर ब्रेक होता है तो ब्रेक होकर एक ग्लूकोज और एक गैलेक्टोज मोनोसैकेराइड का फॉर्मेशन करता है। जब लैक्टोज ब्रेकडाउन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो इस टाइप से हम लैक्टोज का यूज करके भी एनर्जी ले सकते हैं। तो ई कोलाई बैक्टीरिया में क्या होता है कि जब ग्लूकोज की एब्सेंस होती है तो ई कोलाई बैक्टीरिया को लैक्टोज के मीडियम पे ग्रो करवाया जाता है। तो जब लैक्टोज के मीडियम पे ग्रो करवाया जाता है तो कैसे लैक्टोज का यूटिलाइजेशन होगा, क्या करने के लिए, एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, वो हम देखते हैं। और जो एनर्जी इस ई कोलाई में कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करना पड़ता है। एंजाइम किसके बने होते हैं, प्रोटीन के। तो वो प्रोटीन को बनाने में कौन कौन से जीन वर्क करते हैं, उन जीनों का जो जेनेटिक जीनों का, जीन एक्सप्रेशन का जो रेगुलेशन है उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लैक ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ये है आपका प्रमोटर। देन दिस इज योर ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था प्रमोटर और ऑपरेटर के बारे में। यहाँ पे नेक्स्ट ऑपरेटर के बाद क्या आएगा, स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इसमें मेनली 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होते हैं, लेक Z, लेक Y, लेक A। ये 3 स्ट्रक्चरल जीन्स है। ठीक है, उसके बाद ये क्या है आगे, आई जीन, जो किसका फॉर्मेशन करेगा, ये आई जीन जो है ये आई जीन इनहिबिटर है। किसका फॉर्मेशन करेगा, इंड्यूसर का, ये आई जीन। तो क्या होगा, ये क्या है, प्रमोटर। सबसे पहले ये क्या है, प्रमोटर। प्रमोटर का फंक्शन क्या होता है, आप सबको पता है कि आरएनए पॉलीमरेज यहाँ आकर के जुड़ता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन होता है। ये मैं आपको पहले बता चुकी। प्रमोटर के पास में एक और सीक्वेंस होती है, ऑपरेटर। मैंने आपको बताया था कि लैक ऑपेरॉन जब ओपन होता है, ओपन स्टेज में हमेशा क्या होता है, ऑपरेटर ओपन स्टेज में इस ऑपरेटर के ऊपर कोई भी रिप्रेसर जुड़ा हुआ नहीं है। तो अगर यहाँ पर रिप्रेसर जुड़ा हुआ होगा, ये जो आई जीन है ये रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है।
ये आई जीन रिप्रेसर का फॉर्मेशन करता है, जो कि रिप्रेसर यहाँ जाकर के अटैच होगा और फिर क्या होगा, जो ऑपेरॉन होगा वो स्विच ऑफ पोजीशन में आ जाएगा, यानी आरएनए पॉलीमरेज को ये जो रिप्रेसर ये फंक्शन नहीं करने देगा, और नहीं करने देने की वजह से क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगा, या जो ये जीन जो एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं वो एंजाइम्स नहीं बनेंगे। एक बार फिर से अपन समझते हैं क्या क्या है। प्रमोटर है, फिर ऑपरेटर है, आई जीन है, स्ट्रक्चरल जीन्स है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन्स है लेग जेड, ये स्ट्रक्चरल जीन किसका फॉर्मेशन करता है, कौन से एंजाइम का, तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का ये फॉर्मेशन करता है। अब ये एंजाइम क्या फंक्शन करता है, तो ये एंजाइम करता है हाइड्रोलाइज करता है किसको, लैक्टोज को, और लैक्टोज के हाइड्रोलाइजेशन होने से मैंने अभी आपको बताया कि लैक्टोज बताया था कि लैक्टोज जब हाइड्रोलाइज होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज। तो ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ये क्या करता है, लैक्टोज का ब्रेक डाउन। नेक्स्ट जो एंजाइम जो जीन है वो कौन सा एंजाइम बनाता है, जेड वाला बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लेग वाई ये एंजाइम बनाता है परमीएज। परमीएज क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया था कि ई कोलाई को लैक्टोज के मीडियम पे रखा जाता है ग्रो करने के लिए। तो जब लैक्टोज के मीडियम पे ई कोलाई को रखा जाता है तो ई कोलाई की सेल, ई कोलाई सेल होती है बैक्टीरिया की, तो सेल के अंदर लैक्टोज को जाने के लिए उसकी परमिएबिलिटी का बढ़ना जरूरी है। तो ये जो परमीएज एंजाइम है ये सेल की परमिएबिलिटी को इंक्रीज करता है, किसके लिए, लैक्टोज के अंदर ट्रांसफर होने के लिए। ठीक है, ये एंजाइम ये करता है। लेग ए जो एंजाइम का फॉर्मेशन करता है वो होता है ट्रांस इस एंजाइम का भी कोई वेल नोन फंक्शन नहीं है, तो मेनली जो दो फंक्शन होते हैं इन दो एंजाइम से होते हैं, ये आप देख लीजिए। अब इन तीनों एंजाइम को वर्क करने के लिए ये जो ओपेरॉन है, इस ओपेरॉन का चालू रहना बहुत जरूरी है, यानी स्विच ऑन पोजीशन में रहना बहुत ही नेसेसरी है। तो ये स्विच ऑन पोजीशन में कब रहेगा और स्विच ऑफ पोजीशन में कब रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले हम स्विच ऑफ पोजीशन की बात करते हैं। तो जब ये आई जीन रिप्रेसर का जो फॉर्मेशन करता है, ये रिप्रेसर जब यहाँ अटैच रहता है तो अभी ये जो ऑपेरॉन आपको दिख रहा है, इस ऑपेरॉन का स्ट्रक्चर दिख रहा है, तो ये किस फॉर्म में है, ये स्विच ऑफ पोजीशन में है। अब ये स्विच ऑफ पोजीशन में है, यानी ये जो जीन्स हैं ये इन एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं करेंगे। ठीक है, अब क्या करना है, इसे स्विच ऑन पोजीशन में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है वो देखिए। लैक्टोज जो होता है वो इंड्यूसर की तरह वर्क करता है। जब ई कोलाई को लैक्टोज के मीडियम पे रखा जाता है तो लैक्टोज के जो मॉलिक्यूल है जैसे ही सेल में एंटर करते हैं वो इंड्यूसर का वर्क करते हैं। अब इंड्यूसर क्या होता है, इंड्यूसर जो है वो इससे किससे, रिप्रेसर से जाकर अटैच हो जाता है, और इंड्यूसर के रिप्रेसर से जाकर जैसे ही अटैच होता है वैसे ही ये जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से डिटैच हो जाता है, यानी ऑपरेटर से यहाँ से हट जाता है, और जिससे कि जो ऑपेरॉन है वो स्विच ऑन पोजीशन में आ जाएगा। जैसे कि इंड्यूसर, ये ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल है, ये यहाँ जाकर के अटैच हुआ और इसने इसको यहाँ से रिलीज कर दिया। मैं डायग्राम बना के बताती हूँ आपको।
अब क्या होगा कि ये आपका क्या है, रिप्रेसर जुड़ा हुआ है, ये रिप्रेसर है। जैसे इस रिप्रेसर पर अगर इंड्यूसर जुड़ेगा, वैसे ही ये इस रिप्रेसर को यहां से डिटैच कर देगा। तो ये जो रिप्रेसर है ये रिलीज हो गया, और रिलीज होने के बाद मैं यहां सिर्फ 2 ही डायग्राम रख रही हूं। ये आपका ऑपरेटर, ये रिप्रेसर जो है वो रिलीज होने के बाद यहाँ पे ये अटैच था। रिप्रेसर रिलीज होने के बाद ये ऐसी पोजीशन में आ गया। तो ये वाली जो पोजीशन जिसमें रिप्रेसर अटैच हो रखा है वो तो कौन सी है, स्विच ऑफ। और ये पोजीशन जिसमें जो रिप्रेसर है वो डिटैच हो गया, किसकी वजह से, इंड्यूसर लैक्टोज के यहाँ पर आकर अटैच होने की वजह से ये डिटैच हो गया। डिटैच होने से ये ऑपरेशन चालू हो गया, और वापस से फिर ये क्या करेगा, तीनों एंजाइम्स का सिंथेसिस करने लग जाएगा। तो ये वाली पोजीशन जो है वो कौन सी है, स्विच ऑन पोजीशन, जिसमें कि ऑपरेशन अपना वर्क करेगा, यानी एंजाइम का सिंथेसिस होगा। तो ऑपरेशन आपको क्लियर है कि कैसे लैक्टोज से हमें एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए ये पूरा जो ऑपरेशन है वो जनरेट हो रहा है। समझ में आ गया, स्विच ऑफ पोजीशन, स्विच ऑन पोजीशन। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, आईजीन। आईजीन क्या बना रहा है, रिप्रेसर। तो लैक ऑपरेशन किस टाइप का है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है इसके अंदर। कैसा लैक ऑपरेशन में कैसा रेगुलेशन होता है, मैंने आपको बताया था कल कि अगर रिप्रेसर प्रेजेंट हो तो वो नेगेटिव रेगुलेशन करता है, एक्टिवेटर प्रेजेंट हो तो वो पॉजिटिव रेगुलेशन करता है। तो लैक ऑपरेशन किस टाइप का है, नेगेटिव रेगुलेशन टाइप का। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। अब ह्यूमन जीनोम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझेंगे ह्यूमन जीनोम होता है जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। कितने जीन्स किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट हैं उनका एक तरह से मैप जो होता है, या उनके बारे में पूरी स्टडी, उनके सीक्वेंस की पूरी स्टडी, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यानी ह्यूमन जीनोम। ठीक है, ह्यूमन जीनोम की स्टडी करने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ, उसे क्या कहा गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, तो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में होता क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि हम अगर ह्यूमन में 4 और 5 पर्सन्स को देखें तो सारे पर्सन्स आपस में अलग अलग दिखते हैं, सिर्फ ट्विंस को छोड़ करके, आइडेंटिकल ट्विंस को छोड़ करके सारे जो पर्सन्स हैं वो आपस में अलग अलग दिखते हैं। तो उनके अलग अलग दिखने का रीजन क्या है, उनके अलग अलग दिखने का रीजन ये है कि उनका जो बेस पेयर्स होते हैं, यानी उनका जो बेस पेयर्स का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट। जैसे किसी के अंदर बेस पेयर का सीक्वेंस क्या होता है, जैसे AGTCGA ये सीक्वेंस होता है। ये जो सीक्वेंस है सभी पर्सन्स में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, जिसकी वजह से सब कैसे दिखाई देते हैं, अलग अलग। तो सबसे पहले डीएनए सीक्वेंसिंग, और डीएनए सीक्वेंसिंग के बाद ही ह्यूमन जीनोम को फाइंड आउट करने के लिए कि ह्यूमन जीनोम कैसा होता है, क्यों किया गया, वैसे ये ह्यूमन जीनोम को फाइंड आउट करना क्यों नेसेसरी था। इसीलिए नेसेसरी था क्योंकि इतनी सारी जो डिजीजेस होती हैं, जेनेटिक डिजीजेस, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कैंसर को लें तो वो जीन से रिलेटेड होती है। तो उसको इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बाद उस
कैंसर को फाइंड आउट कर पाना इजीली टाइम पे और उसको क्योर कर पाना भी पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ। तो इसके बेसिक डिफिकल्टीज क्या क्या आई इसमें वो देखते हैं। सबसे पहले एक सेल के अंदर कितने 23 पेयर्स क्रोमोसोम होते हैं और टोटल जीन्स कितने होते हैं हमारी बॉडी में, तो 25,000 जीन्स होते हैं हमारी बॉडी में और उन जीन्स में भी 3 बिलियन बेस पेयर्स होते हैं। इन 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करना बहुत ज्यादा टफ काम था। तो मेन जो डिफिकल्टी थी इसमें वो ये थी 3 बिलियन बेस पेयर्स को फाइंड आउट करना और जीन्स के बारे में पता लगाना। नेक्स्ट क्या था, कॉस्ट। क्योंकि ये यूएस में किया गया था तो हम उनकी जो करेंसी है उसके बारे में बात करेंगे। तो एक बेस पेयर को, सिंगल बेस पेयर को के बारे में पता लगाने के लिए, उसकी सीक्वेंसिंग करने के लिए क्या कितनी कॉस्ट आती है, $3 पर बेस पेयर। तो टोटल 3 बिलियन बेस पेयर्स के लिए हमें कॉस्टिंग कितनी चाहिए थी, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए कितनी चाहिए थी, टोटल 9 बिलियन डॉलर्स। इतनी कॉस्टिंग का अरेंजमेंट करना मेन जो डिफिकल्टी थी वो ये भी थी। नेक्स्ट डिफिकल्टी, डेटा स्टोरेज। अब जबकि इतने सारे बेस पेयर की सीक्वेंसिंग हो गई है तो उन्हें किसी ना किसी जो डेटा आया है, डेटा ऑब्टेन हुआ है, उसे किसी ना किसी फॉर्म में तो स्टोर करना पड़ेगा। तो क्या हम उन्हें बुक्स के फॉर्म में स्टोर कर सकते थे? नहीं, बुक्स के फॉर्म में स्टोर कर पाना पॉसिबल नहीं था। क्यों? क्योंकि इतने सारे 3 बिलियन बेस पेयर्स की सीक्वेंसिंग करने के लिए और उन्हें बुक में स्टोर करने के लिए हमें टोटल बुक्स कितनी चाहिए, 3,300 बुक्स, जिसमें से सिंगल बुक में कितने पेज हो, 1000 पेजेस। फिर उन्हें रखना, उनमें से जब भी किसी सीक्वेंस को देखना है उसमें से फाइंड आउट करना, वो सब कितना डिफिकल्ट होता। इस वजह से बुक्स में डेटा को स्टोर नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट क्या है, डेटा एनालिसिस। अब डेटा को एनालाइज करने के लिए क्या चाहिए थे, टूल्स। और सॉफ्टवेयर्स जो इतने सारे डेटा को एनालाइज कर सके और अच्छे रिजल्ट दे सके। तो ये भी डेटा एनालाइज करना भी क्या था, एक डिफिकल्टी। नेक्स्ट था टेक्नोलॉजीज। अब डेटा एनालाइज करने के लिए, बाद में उसे प्रोसेस करने के लिए खूब सारी टेक्नोलॉजीज की भी रिक्वायरमेंट थी। तो ये सारी डिफिकल्टी थी जिसका सामना करना पड़ता। जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बना तो उसमें ये सारी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा साइंटिस्ट को। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स क्या क्या थे,
ये सारे गोल्स थे। डिटरमाइन द 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन बॉडी, आइडेंटिफाई 3 बिलियन बेस पेयर सीक्वेंस, स्टोर इंफॉर्मेशन, जब ये सीक्वेंस हमारे पास आ गई तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करना, इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू द अदर सेक्टर जैसे इंडस्ट्रीज में उस इंफॉर्मेशन को या उस डेटा एनालिसिस को ट्रांसफर करना, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज। इस प्रोजेक्ट को करने में जितने भी एथिकल, लीगल और सोशल इश्यूज थे उन सबको भी सोल्व करना। ये सब क्या थे? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को करने के लिए क्या क्या मेथोडोलॉजीज यूज की गई वो हम पढ़ेंगे कल के नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही।